हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रिकी। आज हम बात करने वाले हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। जी हाँ, ये एक नई मूवी आने वाली है जिसमें किरदार निभाया है विकी कौशल ने और ये मूवी रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को। अगर हम बात करें इनकी लाइफ जर्नी की तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने आर्मी को नहीं बल्कि आर्मी ने इन्हें चुना, क्योंकि जब इनका करियर स्टार्ट हुआ, ये इवेंचुअली इन्होंने अपने फादर से कहा कि दैट ही वांट्स टू गो आउट, ये जाके बाहर लंदन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि इनके 2 ब्रदर ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे थे। उस समय जब इन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी तो इनके फादर ने उस समय डिनाई कर दिया कि नहीं, ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे लंदन में हैं, मैं आपको भेज के मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहें, यहीं पे रहे और जो करना है यहीं पे कीजिए। इनको पूरी छूट थी, पर इन्होंने उस समय एक सही फैसला लिया अपनी जिंदगी का और इन्होंने ज्वाइन करी ब्रिटिश आर्मी। जब इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी तो उस समय बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय जिनको ये रिपोर्ट कर रहे थे, जो इनके कमांडर और चीफ थे, जिनको ये रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक वॉर हो रही थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उस दौरान इन्होंने काफी लोगों को अकेले ही मार गिराया। और उसके बाद जब इनको 7 गोलियां लग गई, उसके बाद ये देखते हुए उनके चीफ ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, इस बंदे को बचाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या करा, अपने बंदों को लगाया, इनको जल्दी से टाइमली एकदम हॉस्पिटल पहुंचाया। पहुंचाने के बाद इनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि चांसेस बहुत कम है, हम शायद नहीं बचा पाएंगे इनको, क्योंकि ऑलरेडी 7 बुलेट्स इनके अंदर हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट देन जब इनसे पूछा उस डॉक्टर ने कि क्या हुआ था एक्चुअली में, आपको ये 7 गोलियां आपको लगी, कैसे लगी ये 7 गोलियां, तो उन्होंने बस इतना मुस्कुराते हुए इतना कह दिया, इवन दो उनके दर्द भी हो रहा था, उस पेन में उन्होंने जब मुस्कुराते हुए ये कहा डॉक्टर को कि कुछ नहीं, गधे ने लात मार दी। सो इट वाज लाइक डॉक्टर ने भी कहा कि यार ये बंदा, इसके 7 गोलियां लगी हुई हैं, इन स्पाइट ऑफ कि ये बंदा मेरे सामने रोता गिड़गिड़ाता कि मुझे बचा लो, इंस्टेड ऑफ दिस ही इज सेइंग कि यार एक गधे ने लात मार दी थी। डर जिसे कहते हैं, डर जैसा उनकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। ही वाज वेरी क्लियर। और शायद यही वजह थी कि वो जब इंडियन आर्मी के साथ जुड़े और जब इंडिया के फर्स्ट एडमिरल बने तो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से बखूबी निभाया भी। किस तरह से निभाया उस बारे में भी हम बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे शुरुआत हुई इनकी उस जर्नी की और कैसे इनका मिलना हुआ इंदिरा गांधी से और इनके किस तरह के रिलेशनशिप थे इंदिरा गांधी से। मैं आपको बता दूं कि इनके पिता का नाम था हरमजीत मानेकशॉ, और जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। और अगर हम बात करें इनकी मदर की तो उनका नाम था हीलानील मेहता। मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ये बात है 1914 की, जब ब्रिटिश आर्मी का राज हुआ करता था इंडिया पे। उस समय कुछ इस तरह का रिवाज हुआ करता था ब्रिटिश आर्मी का कि अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले आपको एक ब्रिटिश रेजिमेंट में डाला जाता था। तो वही कुछ इनके साथ भी हुआ, इनको एक ब्रिटिश रेजिमेंट में डाला गया। इनकी पहली पोस्टिंग हुई लाहौर में, जो कि 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट के नाम से जानी जाती थी। उस बटालियन में इनका रिक्रूटमेंट हुआ और उसके बाद इनकी लाइफ जर्नी शुरू हुई रिलेटेड टू आर्मी। जो इनकी लाइफ शुरू हुई, इन्होंने अपने पूरे 40 साल दे दिए इस प्रोफेशन को। नॉट जस्ट दिस, इन्होंने उसके बाद भी सर्व करा इंडियन आर्मी को, बट एज अ सलाहकार, एक सलाहकार के तौर पे इन्होंने काम करा। क्योंकि जो इनकी वॉर लड़ने की जो तरीके थे, जो टैक्टिक्स थी, वो हर किसी के पास नहीं है, राइट। अगर हम बात करें आर्मी पर्सनल्स की तो यस, they are good enough to handle situations, however they themselves not उन्होंने आज तक खुद से कोई ऐसी वॉर लड़ी नहीं है जो कि एक्सपीरियंस हो। इनके पास ऑलरेडी काफी सारी वॉर्स लड़ने का एक्सपीरियंस था। तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे को एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के साथ काफी सारी चीजें इंसान सीखता है। तो यहां पे इनका एक्सपीरियंस काम आया इंडिया के हर उस वॉर में जहां पे इंडिया को डिफेंड करने के लिए अगर बात करें हम चाइना की, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बात करें बांग्लादेश की, बी इट एनी वॉर, इन एवरी सिचुएशन ही वाज द मैन बिहाइंड इंडियन आर्मी, जिन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करा और इंडियन आर्मी को सिक्योर किया। फिर रॉयल स्कॉट बटालियन के बाद इनका जो सेकंड ट्रांसफर हुआ, वहां पे इनकी पोस्टिंग हुई 4th फ्रंटियर बटालियन की 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में इनकी ट्रांसफर हुई, जो कि बर्मा में पोस्टेड थी। इनके साथ बेस्ट पार्ट ये था कि ये 5 लैंग्वेजेस जानते थे। जी हाँ, 5 लैंग्वेजेस जानते थे, जो कि वहां पे ये एक ट्रांसलेटर का भी काम कर रहे थे। सो ऑन टॉप ऑफ आर्मी पर्सनल, ये साथ के साथ एज अ ट्रांसलेटर भी काम कर रहे थे, क्योंकि इनकी कमांड बहुत ही अच्छी थी और 5 लैंग्वेजेस में, जो कि आगे जाके बहुत काम आई। इनका पूरा नाम था, मुझे भी पढ़ के ही बोलना पड़ेगा, फील्ड मार्शल सैम मारमूज जी फार्म जी जमशेद जी मानेकशॉ। यू कैन इमेजिन, जितना बड़ा नाम बंदे के उतने बड़े काम। अब जबकि बात चली रही है इनके किस्से और कहानियों की, तो अब ये दूसरा किस्सा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये वो अकेले बंदे थे जो कि इंदिरा गांधी को स्वीटी कह के बुलाया करते थे। आप पीएम को, इंदिरा गांधी को उस समय पे आप स्वीटी कह के बुला रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल, डर वर, ये सब साइड में, आखिरकार ये भी आर्मी के चीफ थे। और आफ्टर
पार्टीशन जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, उन लोगों ने हमेशा जो चीफ ऑफ आर्मी था उसी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो इंदिरा गांधी को थोड़ा सा ऐसा डर था कि कहीं ऐसा इंडिया में भी ना हो और कहीं मेरी जगह सैम बहादुर मानेकशॉ जी को ना दे दिया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये डर उनके दिमाग में था, पर उन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि स्वीटी, जिसका काम उसी को साजे। तो ये तुम्हारा काम है राजनीति का, तुम राजनीति करो, मेरा काम है आर्मी को संभालने का, मैं आर्मी को संभालूंगा, तुम उधर दखल मत दो, मैं इधर दखल नहीं दूंगा। और दोनों अपने अपने रास्ते पे सही तरह से चलने लगे और चीजें बैलेंस्ड हो गई। वेल, अब बात करें इस किस्से की। ये किस्सा 1971 का है, जब वॉर हुई। पहले तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि बांग्लादेश की तरफ से हम लोगों के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ। तब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ जी को कहा कि आप कमान संभालिए और जाइए और इंडिया को फतेह दिलाइए, और ये आर्मी, ये वॉर आप लड़िए और जो आपको सही लगता है वैसे कीजिए। हम तो सोच रहे हैं कि अब इनके ऊपर हम हमला कर दें, तो हम अटैक कर दें। तो उस दौरान मानेकशॉ ने बड़ी समझदारी से ये बात बताई उनको कि आप अटैक करना चाहते हैं, सही है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं ये अटैक करने के बाद आप जीत जाएंगे उनकी धरती पे, और वो भी इस समय पे जब कि बारिशों का समय है, अगर आप ये सोच रही हैं कि आप जीत जाएंगे वॉर, तो आप गलत हैं। तो ये सुन के इंदिरा गांधी काफी भौचक्की रह गई कि ऐसा कैसे कह सकता है इंसान। ठीक है, इंडियन आर्मी कोई मजाक थोड़े ना है। पर यहां पे मानेकशॉ जी का एक फंडा बहुत क्लियर था, उनके लिए हर एक आदमी, हर एक जवान इंपॉर्टेंट था, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। वो हर एक आर्मी पर्सनल को अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि ओके, हम ये बैटल लड़ेंगे, ये वॉर होगी, पर टैक्टिकल बैटल होगी। इंस्टेड हम डायरेक्ट अटैक ना करके, एक वहां पे एक ग्रुप है जो कि ऑलरेडी अगेंस्ट है बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश का ही ग्रुप है, बांग्लादेश में ही वो लोग रहते हैं, पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अत्याचारों से परेशान होकर वहां पे उन लोगों ने एक छोटा सा गुट बना रखा है, उसका नाम है मुक्ति बाहिनी। तो उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो इन लोगों ने क्या करा, मानेकशॉ जी ने क्या करा, उन लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करा और उनकी जो एमिनेशंस हैं और जो उनका फंड्स हैं उसके अंदर कटौती करवानी शुरू करवाई इंटरनली, सो उन लोगों ने, बोलते ना मोल, तो यहां पे जो मोल था, मोल का काम किया मुक्ति बाहिनी वाले ग्रुप ने उन लोगों की। अगर हम बात करें उनकी आर्मी की तरफ से, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से, तो वहां पे मुक्ति बाहिनी ने बहुत बड़ा रोल निभाया और उन लोगों ने इंडिया का पूरा सपोर्ट करा, क्योंकि मानेकशॉ जी ने उनको पैसे से, एमिनेशन से, हर तरह से सपोर्ट करा। और सपोर्ट करने के बाद जब फाइनल अटैक इंडिया ने करा, तब तक 50% ऑफ द वॉर हम लोग जीत चुके थे, और बाकी बचा कुचा जो इंडियन आर्मी जब वहां पे पहुंची तब उन्होंने कर दिया। और ये आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज दर्ज है कि 94,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया। उस समय जब सरेंडर किया, उस समय तब बोला गया कि आप जाइए, मानेकशॉ जी को बोला कि आप जाइए और उनसे सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर वगैरह ले लीजिए, और अपना जाके वो थोड़ा मीडिया के सामने थोड़ा सा बताइए जाके क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हम लोगों ने इन लोगों को सरेंडर कराया। तो मानेकशॉ जी ने यहाँ पे क्रेडिट लेने से वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पे मेरा जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस दौरान एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी और वो थी लोंगेवाला। मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं दूंगा। आई एम प्रीटी श्योर जो मेरी वीडियो ये देख रहा है तो आप सबने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी। तो उस दौरान ये लोंगेवाला भी कांड हुआ था, जिस समय हमारे 120 सैनिकों ने उनके 2000 आर्मी पर्सनल्स को धराशायी कर दिया। उनके टैंक्स आज भी हमारे लोंगेवाला में पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, और चाहें तो अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको टैंक्स की हालत दिखाई दे जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि आप आपके पास वेपन्स हैं, आपके पास नए नए गैजेट्स हैं और आप जाके वॉर छेड़ देते हैं और आप जीत जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वॉर के लिए एक टैक्टिक्स चाहिए होती है, एक टैक्टिकल बैटल तरीका एक चाहिए होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपको प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं। यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी इन केस अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो उस केस में आई वुड से ये वो एक लौते एडमिरल थे हमारे, जिन्होंने, जो कि बहुत क्लियर थे अपने विजन के साथ, जो बहुत क्लियर थे कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह से उन्होंने संभालना है सारी सिचुएशन को, और उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया। तो गाइस, ये बात है तब की जब पाकिस्तान दो उसमें डिवाइड था। वन वाज ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, द अदर वन वाज वेस्ट पाकिस्तान, जो एक्चुअल में पाकिस्तान है। ये बात है 1971 की। इस वॉर के बारे में हम सभी जानते हैं। जब बात करते हैं 1970 वॉर की, वॉर में जब उसके बाद उनसे साइन करवाया, जब सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बुलाया गया, तो उस समय नियाजी भी वहां पे थे, क्योंकि वो उस समय पाकिस्तान आर्मी के जनरल हुआ करते थे। और पार्टीशन से पहले की बात है ये, तब अगर हम बात करें पार्टीशन से पहले की, तो उस समय नियाजी और मानेकशॉ दोनों जस्ट लाइक फ्रेंड्स थे, क्योंकि आर्मी से साथ थे, दोनों साथ में इनका करियर शुरू हुआ था, तो शुरुआत से ये दोनों साथ में थे। तो उस दौरान कुछ हुआ ऐसे कि नियाजी ने देखी इनकी कि मानेकशॉ जी के पास एक रेड कलर की बुलेट है जो कि उनको बहुत पसंद थी।
तो उन्होंने ये कहा कि यार ये बुलेट मुझे चाहिए और मैं इसके बदले में तुम्हारे को 1000 रुपए दे दूंगा। तो नियाजी ने जब ये उनसे कहा तो उस दौरान ये बात है तब की जब पार्टीशन हो रहा था। आफ्टर पार्टीशन नियाजी चले गए पाकिस्तान में और मानिक शॉ इंडिया में ही रहे। और जब वो नियाजी वहां पहुंच गए तो उन्होंने जाते समय ये कहा कि भाई ये रेड वाली बुलेट मैं तुम्हारी लेता जा रहा हूं और वहां से पाकिस्तान से मैं तुम्हें 1000 रुपए भेज दूंगा इस बाइक के। वेल, हुआ कुछ इस तरीके से। पाकिस्तान तो भैया पाकिस्तान है, वहां जाके उनके भी दिमाग में वही खुराफातें चलती हैं। तो हुआ क्या, नियाजी जी ने क्या करा वहां पे, जब वो वहां पहुंच गए उन्होंने बुलेट तो ले ली पर उन्होंने उनके बुलेट के वो 1000 रुपए नहीं भेजे। तो जब बात आई यहाँ पे सरेंडर डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की, जो कि साइन करवा रहे थे जगजीत सिंह अरोड़ा जी, मानिक शॉ जी वहां पे नहीं गए। अपनी एक बात और रख दी कि सरेंडर करवाते समय उनसे ये जो मेरी बुलेट है रेड वाली जो कि वो लेके गए थे, जिसके बदले में उन्होंने कहा था कि वो 1000 रुपए भिजवा देंगे, जो कि आज तक उन्होंने नहीं भिजवाए हैं, उनसे वो मेरी रेड बुलेट वापस ले ली जाए। तो जिस समय डॉक्यूमेंट साइन हो रहे थे उस समय नियाजी ने उनकी बुलेट जो कि रेड कलर की बुलेट थी मानिक शॉ की, वो भी वापस करी एट द टाइम ऑफ सरेंडरिंग विद 94,000 सोल्जर्स रादर, और वो भी निहत्ते कर दिया गया उनको। अपने आप में काफी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान को तो उसी समय ही कह देना चाहिए था, बस हो गया, पर मानते कहां हैं लोग। वेल गाइस, इनके बारे में बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर फिलहाल हमें इस वीडियो की टाइमिंग्स भी देखनी है। उसके हिसाब से मैं आपको इतना ही कहूंगा कि गाइस अगर कुछ छूट गया है देन आई एम सॉरी। इन दैट केस आई वुड रादर recommend you to watch this movie with your family and friends. Don't miss this movie. Trust me, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से एक लेजेंड अपनी पूरी लाइफ जीता है। Well, my go-to channel is Ricky Reborn और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से हम लोग को एनकरेजमेंट मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। Well, thank you so much and have a wonderful day. Bye bye. Cheers. Yo.